हेलो एवरीवन। पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन में हम लोग करंट और मैग्नेट का सवाल कर रहे थे, जिसमें आपको पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको सॉल्यूशन दिया गया था, लेकिन बाय मिस्टेक इस क्वेश्चन में आंसर आपको गलत बता दिया गया था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं और आंसर को आप समझ जाइएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य अंगुली किसकी ओर इंगित करता है? तो हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़े हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमको क्या देता है? तो ये हमको देता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। फ्लेमिंग का फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमको क्या देता है? तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल देता है हमको इंड्यूस्ड करंट। क्या देता है? इंड्यूस्ड करंट, जिसको बोलते हैं प्रेरित धारा। तो याद रखिएगा, फ्लेमिंग का दो रूल है, एक राइट हैंड रूल है और एक लेफ्ट हैंड रूल है। तो राइट हैंड रूल से हम क्या निकालते हैं? तो इंड्यूस धारा निकालते हैं, प्रेरित धारा निकालते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो धारा पैदा होता है उसका दिशा निकालते हैं। और लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या निकालते हैं? तो चुंबकीय बल का दिशा निकालते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, इस क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य अंगुली किसकी ओर इंगित करेगा? तो तीन उंगली को हम लोग को इस तरह से निकालना पड़ता है, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, जिसको सेंट्रल फिंगर भी बोलते हैं, और एक होता है थंब। तो देखिए, फोर फिंगर जो होता है वो फील्ड को दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड को। जो मिडिल फिंगर होता है वो करंट को दिखाता है, और जो थंब होता है वो फोर्स को बताता है। तो आपसे पूछा गया था मध्य उंगली, तो मध्य उंगली का मतलब मिडिल फिंगर, तो कौन क्या दिखाएगा? करंट। तो इसका सही आंसर कौन होगा? करंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में एक माइक्रो एम्पियर की धारा बनाते हैं? कितना इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में एक माइक्रो एम्पियर का धारा बनाएंगे? तो करंट हमको क्या बोल रहा है? 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब कितना हुआ? 10 के पावर -100 एम्पियर। तो हमसे बोला गया कि एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएंगे तो इतना धारा हमको मिलेगा। तो आवेश होता है क्यू, और क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। तो आई का वैल्यू कितना है? 10 के पावर -100, और एक सेकंड में बोला है तो एक सेकंड का मतलब 1, यानी कि 10 के पावर-100 कूलम आवेश हमको प्रवाहित करना पड़ेगा। अब 10 के पावर-100 कूलम आवेश में पूछा कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर +-NE। अगर यहाँ पे आवेश हम देखें 10 के पावर-100 है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला गया है, तो हम यहाँ से एन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? Q/E, ये फार्मूला से। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, Q का वैल्यू आपको दिया गया है, देखिएगा। Q का वैल्यू आपने निकाला है, क्या निकाला है? Q का वैल्यू आपके पास आया है 10 के पावर-6, और डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर-19। इसको आप डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप डिवाइड करके देखिएगा कौन सा आंसर। देखिए, 1.6 को डिवाइड करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, 10 के पावर-19 को ऊपर ले जाइए, तो 10 के पावर-19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 10 के पावर-30, और डिवाइडेड बाई 1.6। तो 1.6 में 1.16 को ले लीजिए, अब 10 ऊपर को ले जाइए, तो 10 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर-14 हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 1/16। 1/16, यहाँ पे देखिए 1.6 था, तो 6 से 16 हम लिख दिए, अब 10 को हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो 1/16 इंटू 10 के पावर-14 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर-14 आ रहा है। इसको आप डिवाइड करके देखिएगा एक बार, 1/16। 1/16 का जो वैल्यू आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1/16 0.06 आएगा इसका। सॉरी, ये गलत लिख दिए,
1/16 का वैल्यू आ रहा है 0.0625 इंटू 10⁻14। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा है 6.25 6 पॉइंट सब में, तो आप इसको क्या करो, 1 2 दो अंक के बाद दशमलव बैठाओ तो 6.25, तो यहाँ से 2 जीरो घट जाएगा और 10 के पावर 12। अब आप मिला लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कर रहा था, कितना इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 1 माइक्रो एम्पियर का धारा बनाते हैं, धारा आपको दे दिया, धारा कितना दे दिया, 1 माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, माइक्रो एम्पियर। तो 1 × 10⁻⁻6 एम्पियर। और Q बराबर क्या होता है, I × T। तो I पता है, आप प्रति सेकंड बोला तो समय हो गया 1 सेकंड, मतलब आवेश का मान हो जाएगा इतना, 10 के पावर -6 कूलम। 10 के पावर -6 कूलम को इलेक्ट्रॉन से भागा दे दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया, कितना आया, सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला एक व्यक्ति 1/4 ओम वाले सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ता है, परंतु एक सेल का टर्मिनल उल्टा जुड़ जाता है। बाह्य प्रतिरोध 1 ओम है। यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए एक व्यक्ति 1/4 ओम वाले सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ता है, मतलब 4 गो सेल है। देखिए यहाँ पे हम बता दें, आपको बोला गया कि आपके पास 4 सेल है, ठीक है। एक 3 हो गया, एक इधर बना देते हैं, 4 सेल है। इसका क्या बोला गया था, 4 सेल है, एक व्यक्ति 1/4 ओम वाले सेल, मतलब 1/4 ओम जो हुआ उसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया, श्रेणी क्रम में जोड़ता है, परंतु एक सेल का टर्मिनल उल्टा जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ तो हम सब जोड़े हैं सही, इस सब का प्रतिरोध 1/4 बोला है, ठीक है। इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट बोला है, तो ये 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट। लेकिन एक बैटरी को बोला कि उल्टा जुड़ गया। जब ये दोनों बैटरी को हम उल्टा जोड़ेंगे तो इसका बीहो खत्म हो जाएगा, तब बीहो कितना बचेगा, 3 ओम। तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं, एक बैटरी है, इसका प्रतिरोध है, ये बैटरी है और इसका कुल कुल प्रतिरोध को हम लेते हैं। तो 1/4 1/4 1/4 1/4 श्रेणी क्रम में जोड़िए, तो 1/4 1/4 1/2, 1/4 1/4 1/2, 1/2 1/2 1 हो गया, यानी कि सबका समतुल्य 1 ओम हो गया। इसका बैटरी का वोल्टेज, 2 को बैटरी खत्म हो गया उल्टा जुड़ने के कारण, तो यहाँ बैटरी का वोल्टेज हो गया 3 वोल्ट। इसमें क्या बोला था कि ए बाह्य प्रतिरोध 1 ओम है, मतलब इसमें एक और प्रतिरोध ऐसे आपको जोड़ के दिखाना है जिसका प्रतिरोध 1 ओम है। तो 1 ओम 1 ओम श्रेणी क्रम में चला गया, तो धारा अगर हम निकालें तो भी आई बराबर V/R होता है। अब भी कितना हो गया 3 और आर हो गया 2, यानी कि 1/1.5 एम्पियर आंसर आएगा। देखिए 3/2, तो ये सही हो गया। क्वेश्चन में क्या था कि 4 बैटरी है, 4 बैटरी का वोल्टेज कितना है, विद्युत वाहक बल 1.5 है, ठीक है। और चारों का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 1/4 1/4 1/4। बोला गलती से 2 गो बैटरी हमको उल्टा जुड़ गया है, तो जब 2 बैटरी बैटरी को हम उल्टा जोड़ेंगे तो इसका भी हो दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा ये दोनों। तो टोटल वोल्टेज 3, आप प्रतिरोध ये 4 गो को जोड़ दीजिए, और 1 ओम का बाहरी बोला है, तो 4 गो का ये कितना हुआ 1, और इसका कितना हुआ 1, तो 1 1 2, भागा दे दीजिए आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है। एक विद्युत हीटर है जिसको 1 किलोवाट दर्शाया गया है, प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा होगा। तो बताइए प्रति घंटा कितना एनर्जी या ऊष्मा निकालेगा। तो एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम। पावर कितना दिया 1 किलोवाट, मतलब 1000 वाट, गुना टाइम 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 3600 सेकेंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 × 10⁻5, 36 × 10⁻5, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा, ये जूल में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस दोनों का ऐसा यूनिट यूज किए हैं हम। यहाँ पे पावर दिया था किलोवाट, हम क्या लिए वाट। यहाँ पे समय दिया था घंटा, हम क्या लिए सेकेंड। तो इसको गुना करेंगे तो वाट का मतलब क्या होता है, वाट का मतलब होता है जूल बटा सेकेंड। और यहाँ पे सेकेंड 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 कट गया, बचा क्या जूल, यानी 36 × 10⁻5।
तो ऑप्शन देखिएगा, ये वाला ऑप्शन सही है, 3600 गुना 10 के पावर 3 है, तब 3 है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब क्वेश्चन को आप अच्छे से देख के एक बार खुद से बना भी लीजिएगा, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और देख के जाएंगे एग्जाम देने। देखिए क्या बोल रहा है, 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा का वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोधों की आवश्यकता होगी। बोला कि वोल्टेज है 200 वोल्ट। ठीक है, एक बैटरी है, इसका वोल्टेज बोला कि 200 वोल्ट है, इससे धारा का प्रवाह होना चाहिए 5 एम्पियर का। तो बोला कि 400 ओम का कितना प्रतिरोधक का हमको आवश्यकता होगा। तो आप ऐसे सोचो कि I का वैल्यू है 5 एम्पियर, V का वैल्यू है 200 वोल्ट, तो R कितना हो जाएगा। तो V बराबर होता है IR, तो R बराबर हो जाएगा V बटा I। अब V है कितना 200 और I है कितना 5, तब 5 से होगा 40, यानी कि 40 ओम हमको चाहिए। ठीक है, तो 40 ओम का अगर हमको प्रतिरोध चाहिए और यहाँ पे दिखा हुआ है कितना 400 ओम, तो 400 ओम का प्रतिरोध आपको समानांतर में जोड़ना है, क्योंकि श्रेणी में जोड़ेंगे तो 400 से बढ़ जाएगा, ताकि आपको चाहिए 40। यानी कि यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि आपको 400 ओम का प्रतिरोध इस तरह से समानांतर क्रम में जोड़ के इसको बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। अब कितना हम 400 ओम का प्रतिरोध जोड़ें कि इसका समतुल्य कितना आ जाए 40। तो बताइए, 400 ओम का प्रतिरोध है, हम मान लेते हैं n जोड़ेंगे, तो अगर दो जोड़ेंगे, अगर इसको हम R मान लेते हैं R। ठीक है, तो R अगर 400 ओम है तो इसका 400 ओम का हम कितना प्रतिरोध को जोड़ें तो उसका समतुल्य कितना आ जाना चाहिए 40 ओम। तो अगर बताइए R ओम का दो प्रतिरोध अगर हम समानांतर में जोड़ते हैं, अगर R ओम का दो प्रतिरोध अगर हम समानांतर में जोड़ते हैं तो इसका समतुल्य आता है R/2। ठीक है, तो आपको 400 ओम का जोड़ना है, अब मिलना चाहिए 40। तो 400 ओम से 40 कितना में आएगा, तो आपको दिख रहा होगा कि आर इक्विवेलेंट हमको करना पड़ेगा 400/10, तब ना 40 आएगा। यानी कि यहाँ पे दो वो जोड़ते हैं तो आधा हो जा रहा है, तो 400 का से 40 कितना बार में होगा 10 बार में, तो यहाँ से 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको दिमाग से सोच के भी बनाना है, क्योंकि चार ऑप्शन आपको मिलता है, तो ऑप्शन के हिसाब से भी सोचिएगा तो आंसर इसका मिल जाएगा। हर क्वेश्चन को बनाने का कोशिश नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के बेसिस पे आप दे सकते हैं, बनेगा ये सवाल को हम प्रॉपर चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से टारगेट कीजिएगा तो जल्दी सवाल बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र क्या है। एक विद्युत परिपथ है जिसमें हमको धारा को नियंत्रित करना है, तो बोल रहा है कि इसमें कौन सा यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो इसमें धारा नियंत्रक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, धारा को नियंत्रित करना है तो किसका प्रयोग होगा, तो धारा नियंत्रित। धारा नियंत्रक ऐसे होता क्या है, इसमें एक बदलने वाला प्रतिरोध होता है, जिस समय हमको परिपथ में धारा का मान कम करना होता है या ज्यादा करना होता है, उसके हिसाब से हम प्रतिरोध को घटा देते हैं, धारा नियंत्रित हो जाता है, उसी को हम धारा नियंत्रक कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर होता है तब, तो भी प्रोपोर्शनल आर नहीं, गलत बात है, भी इनवर्सली होगी। देखिए, भी बराबर आई आर में आर है नियत, आर क्या है नियत है, कांस्टेंट है, तो आर किसी के हिसाब से बदलने वाला नहीं है। जहां जहां पे आर बदल रहा है वो ऑप्शन गलत हो गया, सही ऑप्शन कौन हो गया, भी समानुपाती आई। और ये भी बताया ही था कि जो वोल्टेज होता है परिपथ में वो धारा से समानुपाती होता है। भी बराबर आई आर, तो आर बराबर भी बट्टा आई, और आपको ये समझाया गया था, इंपॉर्टेंट करके लिखवाया गया था कि आर का वैल्यू आपको लगेगा देखने में कि भी पर और आई पर निर्भर कर रहा है, लेकिन आर का वैल्यू ना तो आई पर ना तो भी पर निर्भर करता है, इसके अनुपात पे जरूर करेगा। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगा, ये दोनों का अनुपात कभी बदलने वाला नहीं है, बदलेगा ये दोनों का अनुपात हमेशा आर नियत रहेगा। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन में क्या दिख रहा है कि आर बदल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, सही ऑप्शन डी है। इसके बाद क्या है, भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम डैश 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 की पवन गति का प्रयोग करते हैं। जो पवन गति पवन विद्युत होता है उसमें बोला गया कि जो डायनेमो होता है जनित्र होता है, उसमें पवन का गति का प्रयोग कितना होना चाहिए।
तो इसका आंसर आप याद रखिएगा कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ये याद रखने वाला सवाल है। इसके बाद क्या कह रहा है कि एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलाम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलाम के आवेश निकलते हैं, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तब विद्युत धारा क्या होता है, आई, और आई बराबर हम जानते हैं क्यू बाई टी। तब 1500 कूलम आवेश प्रवाहित हुआ है 5 मिनट में, तब 5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 300 सेकंड, 3 × 5 = 15, 5 एम्पियर। ठीक है। इसके ई मत सोच लीजिएगा कि 500 1500 कूलम आवेश प्रवेश कर रहा है, 1500 कूलम आवेश निकल रहा है, धारा जीरो हो जाएगा, नहीं। देखिए धारा का प्रवाह कैसे होता है, अगर ये बैटरी है तो इधर से धारा नहीं जाएगा, तो इधर से धारा निकलेगा भी तो इसका मतलब जीरो थोड़ी हो जाएगा। तो सही आंसर कौन है, 5 एम्पियर। इसके बाद है दिए गए परिपथ आरेख में वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या। देखिए नीचे एक फोटो है, हाँ देखिए इसमें वोल्ट मीटर ये आपको दिख रहा होगा, ये ए मीटर है। यहाँ पे चार तीन प्रतिरोध 2 4 6 ओम का है, एक बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है। तो बोला गया कि बताइए वोल्ट मीटर जो है वो क्या दर्शाएगा, ये वोल्ट मीटर का रीडिंग हमसे पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करो कि 6 4 10 2 12, इसका आर इक्विवेलेंट हो गया 12 ओम। वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा आर इक्विवेलेंट। तो V हो गया 12/10 यानी कि 1.2 एम्पियर। अब बोला कि बताइए भी कितना रीडिंग देगा। तो प्रतिरोध कितना है, 6, धारा कितना है, 1.2, तो V बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू आर। तो 1.2 गुना 6 यानी कि 7.2 वोल्ट। ये 7.2 वोल्ट दिखाएगा, 7.2 वोल्ट आंसर में नहीं है। अच्छा देखिए 7.2 वोल्ट नहीं है तो क्या होगा, देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए 6 4 10 2 12 हो गया, आर इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में है तो ठीक है 12 वोल्ट। वोल्टेज है 10 वोल्ट, ठीक है। तो आई बराबर होता है V बटा आर, भी हम लिखे 12, सॉरी यहीं पे मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए था, वोल्टेज 10 और आर का वैल्यू 12, यानी कि 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, यानी कि 5/6 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 5/6 एम्पियर धारा का मान। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, V बराबर आई आर, यानी कि 5/6 गुना आर। तो आर 6 है, इसके क्रॉस निकालना है तो 6 6 कट गया, यानी कि 5 वोल्ट रीडिंग आएगा। इसका सही आंसर सी होगा। बोला एक विद्युत फ्यूज आधारित है, एक विद्युत फ्यूज आधारित है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पे नहीं। फ्यूज क्या होता था, फ्यूज होता था हमारा जो विद्युतीय परिपथ होता है उसमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो सुरक्षा किस आधार पर प्रदान करता है, तो उसमें बहुत ज्यादा धारा कभी आ गया तो उसमें उष्मा पैदा होगा, उष्मा पैदा होने के कारण वो गल जाता है, तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे काम करता है। तो दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, ये भी गलत हो गया। तीसरा प्रभाव देखिए देखिए दिख गया, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। तो फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है, जो घर में जो हमारा विद्युतीय परिपथ है, इलेक्ट्रिक जो सर्किट है, उसको बचाने के लिए हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, जो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे काम करता है। देखिए जो फ्यूज होता है ना, ये फ्यूज का जो गलनांक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो कम होता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध जो होता है वो उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है, हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। इसका गलनांक कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। पूछ देगा कि बताइए जो फ्यूज वायर होता है उसका गलनांक क्या होना चाहिए, तो गलनांक कम होना चाहिए और उसका प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि समान पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात क्रमशः इतना है। देखिए दो गो तार बोला है, जो समान पदार्थ माने उसका मटेरियल सेम है। तो देखिए हम दो गो तार यहाँ पे दिखाते हैं, मान लीजिए कि कोई तार है, कोई ई तार है। बोला कि दोनों तार का जो लंबाई का अनुपात है वो 3:4 है। तो हम यहाँ से पहला का लंबाई L1 मान लेते हैं, दूसरा का L2 मान लेते हैं। अनुपात कितना बोला, 3:4 लिख दिए। उसका त्रिज्या, इसका त्रिज्या मान लीजिए R1 R2 है, इसका अनुपात बोला 3/2 है। ठीक है,
और वे एक 6 वोल्ट की एक बैटरी से समानांतर में जुड़े हैं, मतलब ये जो दोनों है उस समानांतर में जुड़ा है, तो जोड़ देते हैं इसको समानांतर में। इसको बोला कि समानांतर में जोड़ दीजिए। पहला तार का प्रतिरोध R1 मान लेते हैं, दूसरा का R2 मान लेते हैं। कितना वोल्ट से जुड़ना है, तो 6 वोल्ट के बैटरी से बोला कि जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिए। बोला कि धाराओं का अनुपात क्या होगा, दोनों प्रतिरोध में धारा कितना जाएगा। तो आप सबसे पहले प्रतिरोध का अनुपात निकाल लीजिए। तो R1/R2 बराबर हम क्या लिखेंगे, R1 बराबर क्या होता है, रो L1/A1 लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, रो L2/A2 लिखेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करके देखिए, इधर लाके सॉल्व करते हैं। तो रो L1/A1, A1 हम क्या लिख सकते हैं, पाई R1 का स्क्वायर। अब गुना में क्या हो जाएगा, A2 ऊपर जाएगा, तो पाई R2 का स्क्वायर। अब बट्टा में हो जाएगा रो L2, रो रो कट गया, पाई से पाई कट गया। L1/L2 देखिए दिया हुआ है कितना, 3/4। तो L1/L2 की जगह हम लिख देते हैं 3/4। यहाँ पे बच गया R2/R1। तो R2/R1 कितना हो जाएगा, 2/3, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है R1/R2। तो उल्टा करेंगे तो 2/3, उसका स्क्वायर करना है। तो कितना हो जाएगा, 4/9। 4 से 4 कट गया, 3×3 = 9। यानी कि R1/R2 का जो वैल्यू आया 1:3 आया। आप याद रखिएगा कि समानांतर क्रम में R1/R2 का जो अनुपात होता है ना, तो ये जो अनुपात होगा वो धारा का ठीक उल्टा होगा। R1/R2 का जो वैल्यू होगा वो I2/I1 के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, 1/3, क्योंकि 1/3 आया है। तो हमको बोला कि धाराओं का अनुपात क्या होगा। तो अगर हम पहला दूसरा में धारा का अनुपात देखेंगे तो R1/R2 से विपरीत हो जाएगा, क्योंकि I2/I1 के बराबर होता है ना। तो I1/I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I1/I2 का वैल्यू हम लिख सकते हैं 3:1। ठीक है, धारा का अनुपात पूछा था, धारा का अनुपात हम 3:1 बोलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, आपको कर निकाल के देखना था। इसमें समझने वाला पॉइंट क्या है, डायरेक्ट आप दिमाग में क्या बैठाओ कि समानांतर क्रम में जो प्रतिरोध का अनुपात होता है वो धारा के ठीक विपरीत होता है। अगर R1/R2 1/3 है तो I1/I2 कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। इसलिए हम 3/1 को आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए दिया हुआ है, क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर। इसमें एक तार है, ठीक है, तार में धारा का प्रवाह मान लीजिए इधर हो रहा है। तो बोला कि जो तार में धारा का प्रवाह हो रहा है, दूसरा कलर से हम दिखा दें। इसमें अगर धारा का प्रवाह इधर हो रहा है, रेड कलर से क्रॉस में हम चुंबकीय क्षेत्र दिखाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, धारा का प्रवाह आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ है। तो बोला कि जो तार पे जो बल लगेगा वो किस पर निर्भर करेगा, विद्युत धारा की दिशा पर, लेकिन क्षेत्र की दिशा पर नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जो इस तार पे बल लगता है उसका फॉर्मूला होता है BIL। ठीक है, और यहाँ से अगर वेक्टर में लिखें तो इसका फॉर्मूला होता है I × L×B। ठीक है, I × L×B। ये फार्मूला पॉलिटेक्निक में तो ऐसे पढ़ना होता नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि जो धारावाही चालक तार होता है, करंट कैरिंग वायर होता है, अगर इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पे बल कितना लगता है, अगर 90 डिग्री पे रखा हुआ है तो BIL लगता है। ठीक है, अगर 90 डिग्री पे नहीं है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे I × L×B। L×B को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ILB sin थीटा। ठीक है, तो बोला कि धारा निर्भर नहीं करता तथा विद्युत धारा की दिशा पर। तो विद्युत धारा की दिशा पे तो करेगा, लेकिन क्षेत्र पर नहीं करता। क्षेत्र पर भी कर रहा है, देखिए IBL तीनों आ रहा है ना, क्षेत्र की दिशा पर, लेकिन विद्युत धारा की दिशा पर नहीं। नहीं, ये भी गलत हो गया। विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर, हाँ ये सही है, इस पर निर्भर करेगा। विद्युत धारा पे भी निर्भर करेगा और क्षेत्र की दिशा पे भी निर्भर करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण धर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है ये पूछा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज के बारे में आपको पूछा गया कि इसका प्रॉपर्टी, गुणधर्म का मतलब प्रॉपर्टी के संबंध में बताइए कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला लिखता है कि वे उत्तरी ध्रुव से निकलती है, उत्तरी ध्रुव का मतलब नॉर्थ पोल, और दक्षिणी ध्रुव में जाती है, ये तो बिल्कुल सही है। वे बंद परिपथ बनाती है, ये भी सही है। जब दो चुंबक रखी जाती है तो वे प्रतिच्छेद करते नहीं, ये गलत हो गया। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकता, ये गलत बात है। अगर ये लाइन है, ये लाइन है, तो कभी एक दूसरे को काट नहीं सकता है।
तो ये प्रतिच्छेद वाला बिंदु याद रखिएगा कि चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा होगी। देखिए कितना अंकित है, 12 वोल्ट और 60 वाट। तो यहाँ से प्रतिरोध आप निकाल सकते हैं भी स्क्वायर बटा आर करके। भी कितना हो गया, 60 गुना 60, और आर कितना है, आर तो हमको चाहिए, भी स्क्वायर बटा पी होता है। तो पी कितना हो गया, यहाँ पे गलत लिखा गया। देखिए क्या होता है, आर इक्वल टू होता है भी स्क्वायर बटा पी। तो भी कितना है, 12, तो 12 गुना 12, अब बटा में पावर है 60, 12 25 60, यानी कि प्रतिरोध हो गया 12 बटा 5 ओम। पूरा धारा कितना जाएगा, तो आई बराबर क्या होगा, भी अपॉन आर। भी कितना है 12 और आर कितना है 12 बटा 5, 5 कहाँ चलेगा ऊपर, 12 कट गया, 5 एम्पियर। तो सही आंसर डी होगा। ठीक है। फ्यूज तार का गलनांक, देखिए अभी बताए थे आपको हम। फ्यूज तार का गलनांक क्या होना चाहिए, तो फ्यूज तार का जो गलनांक होना चाहिए वो कम होना चाहिए। ज्यादा गलनांक रहेगा तो बाकी सब गल जाएगा, फ्यूज बच जाएगा। तो इसको सेफ्टी के लिए लगवा है ना, इसलिए इसको गलनांक कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत सेल स्रोत है, जो विद्युत सेल है जिसको बैटरी कहते हैं वो किसका स्रोत है, तो ऊर्जा का स्रोत है। वो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा का स्रोत है। रासायनिक ऊर्जा ऐसे होता है, रासायनिक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलता है गतिज ऊर्जा के रूप में, तो ये ऊर्जा का स्रोत हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 60 वाट के बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा बहती है, एक बल्ब है, ठीक है। इसका बोला है कि इसका पावर है 60 वाट, इसमें जो धारा जा रहा है वो 0.5 एम्पियर है। तो बोला कि 1 घंटा में से गुजरने वाला कुल आवेश कितना होगा, 1 घंटा में से कितना आवेश गुजरेगा। तो Q बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। तो आई कितना है 0.5, और टाइम बोला 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 3600 सेकेंड। तो 36 × 180, 180 फिर डबल जीरो और एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 1800। तो ये 1800 कूलम हो गया। ये तो सिंपल सवाल था, ये वाट देने का कोई मतलब ही नहीं है। धारा दे दिया, टाइम दे दिया, क्यों निकालना है। हम बहुत बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में ऐसा डाटा आपको लिख देगा जिसमें जिसका क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है कि बच्चा इसमें उलझ जाए। लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जो आपसे पूछा जाता है उसको सीधा सीधा निकालने की कोशिश आप कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 250 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, 30 दिनों में कुल कितनी यूनिट विद्युत व्यय होगी। देखिए 5 पंख बल्ब है, एक बल्ब पे क्या लिखा है, एक बल्ब से आप निकाल के देख सकते हैं, एक बल्ब पे लिखा है 250 वोल्ट 100 वाट। ऐसा ऐसा 5 बल्ब है, 8 घंटा 30 दिन चलता है, तो कितना बिजली खपत करेगा, कितना यूनिट, ये पूछा गया है। तो आप एक बल्ब का निकाल लीजिए। तो देखिए 250 वोल्ट 100 वाट है ना। तो इसका हम अगर हम एनर्जी निकालें तो पावर इंटू ई बराबर क्या होगा, पावर इंटू टाइम। तो पावर है 100 वाट, टाइम कितना हो गया, तो 8 घंटा चलाना है 30 दिन, यानी कि 8 × 30। ये वाट में लिए, ये घंटा में लिए, तो इसको किलो वाट में बदलिए, तो इसको 1,000 से भागा दे दीजिए, किलो वाट में हो गया। तो 2 0 0 खत्म, 1 0 यहाँ पे खत्म, यानी कि 8 × 24 किलो वाट आवर। किलो वाट आवर में क्यों बदले, क्योंकि किलो वाट आवर को बोला जाता है यूनिट, इसी को यूनिट बोलते हैं। तो अगर एक बल्ब को हम जला रहे हैं 8 घंटा 30 दिन, तो 24 यूनिट का बिजली बिल उठ रहा है, 24 यूनिट। तब 5 बल्ब जलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 × 5, तो 24 × 5 कितना होता है, 120। सही आंसर कौन हो गया, 120 यूनिट। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण निम्न में से किस में परिवर्तन होगा। देखिए अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, मान लीजिए
इसमें हम क्या बोला गया है कि एक आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करना है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, इसमें एक आवेशित कण को ऐसे भेजिए, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है। तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में अंदर जाएगा तो इस पे बल लगेगा, वो भी बल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप लगा लीजिए। तब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में हम क्या सिखाए थे कि जो मिडिल फिंगर होता है ये धारा दिखाता है, जो फोर फिंगर होता है वो फील्ड दिखाता है, थंब जो होता है वो फोर्स दिखाता है ना। तो जैसे ही आवेश इधर आएगा तो इसको धारा का दिशा मान लीजिएगा, फील्ड आपको अंदर दिख ही रहा है, तो इस पे बल का दिशा किधर मिलेगा, ऊपर। अब बल अगर ऊपर लग रहा है तो जाना चाह रहा है सीधा, बल लग रहा है ऊपर तो ये ऐसे घूम जाएगा, वृत्ताकार पथ पे चल जाएगा। तो ये कण का वेग का दिशा बदल जाएगा, इसका पथ बदल जाएगा। बाकी देखिए लंबवत फोर्स है तो लंबवत फोर्स के कारण बाकी सब कुछ बदलने वाला नहीं है, इसका ऐसा नहीं है कि इसका वेग में परिवर्तन आएगा, जो इसका वेग है वही रहेगा, केवल इसका पथ बदल जाएगा, सीधा न चल के अब वृत्ताकार गति करेगा। तो कौन सा आंसर होगा, तो कण का पथ बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं, तथा जब इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। तो इन प्रतिरोधों का मान क्या होगा। ये तो सिंपल है, ऑप्शन देख के आप बना सकते हैं। 50 ओम का प्रतिरोध है, अब दो प्रतिरोध को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में तो R1 R2 मान लीजिए। श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो R1 R2 कितना आ रहा है 50, और समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो R1 बटा में R1 + R2 कितना आ रहा है 8। तो इसके हिसाब से ऑप्शन चेक कीजिए आप, देखिए इसको चेक कीजिए, 40 × 10, तो 40 + 10 पे लिखिए, 40 + 10 50 आ रहा है। इसमें पुट कीजिए तो 40 × 10 बटा 40 × 10 50, तो कितना हो जाएगा, 5 में 4 दूना 8 आ गया ना। देखिए 8 और 50 ये सही हो रहा है, बाकी में आप देख लीजिएगा सही नहीं बैठेगा, फार्मूला में पुट करके आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। किसी इंजन की शक्ति तो एक अश्व शक्ति है, अश्व शक्ति का मतलब हॉर्स पावर एचपी, इसका तात्पर्य क्या है, तो एक एचपी बराबर कितना होता है 746 वाट होता है। अब वाट किसको कहते हैं, जूल पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है, इंजन 746 न्यूटन, न्यूटन कहाँ से आ गया, नहीं, इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल पर सेकंड होगा, बिल्कुल सही है, जूल पर सेकंड होता है तो इतना जूल पर सेकंड कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता से बिंदु की, देखिए जो ऊष्मीय विकिरण आएगा तो जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी, तीव्रता आपको पूछा है, तो तीव्रता और एनर्जी में संबंध होता है कि जो तीव्रता होता है तो E/A होता है, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया। अगर बिंदु स्रोत है तो इसका एरिया तो चारों तरफ बनेगा, तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, E/एरिया, एरिया क्या हो जाएगा πr² या 4πr² लिख सकते हैं। अगर हम गोल मान लें फुटबॉल जैसा, फुटबॉल के सेंटर पे आप मान लीजिए कि कोई स्रोत है, इससे विकिरण निकल रहा है तो चारों तरफ निकलेगा। अब किसी बिंदु पे आपको तीव्रता पता करना है तो तीव्रता हो जाएगा एनर्जी बटा एरिया, तो गोला का एरिया होता है 4πr², तो इंटेंसिटी एरिया के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो तीव्रता होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो एक सही आंसर डी इसका हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि 1 HP कितने वाट के तुल्य होता है, अभी भी बताया 746। इसके बाद देखिए 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम के तीन प्रतिरोधों को समानांतर जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। फार्मूला लगा लीजिए, 1/R=1/R1 5 + 1/R2 10 + 1/15। तो 1/R= कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका लेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 6 + 3 + 2, तो R= कितना हो गया 30/6 × 2 11, 30/11। सही ऑप्शन सी है। किसी तार का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है, तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आर बराबर होता था ρL/एरिया, तार की लंबाई पर कर रहा है, तापमान पे भी करता है, टेम्परेचर पे भी करता है, तो ये भी सही है। तो अनुप्रस्थ काट पे कर ही रहा है, आर्द्रता, आर्द्रता पे नहीं करता है, तो इसमें नहीं, सही ऑप्शन इसका आर्द्रता हो जाएगा, ये सही ऑप्शन है क्योंकि क्या पूछा है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो तीनों पे करेगा, इस पर नहीं करेगा, तो सही ऑप्शन आर्द्रता है।
इसके बाद है कि एक कूलम आवेश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो देखिए आवेश Q बराबर दे दिया एक कूलम, और Q बराबर क्या होता है NE, तो N बराबर क्या हो जाए 1/E। E का वैल्यू आप जान रहे हैं, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19, इसको डिवाइड कर लीजिए, इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका आंसर ये वाला आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिएगा। यदि 12 ओम के प्रतिरोध से 18 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तो कितनी ऊर्जा ब्रैकेट में धारा का प्रवाह होगा। तो I बराबर V बटा R, 18/12, तो 6×18 = 14, 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 एम्पियर। देखिए ये दाब का एक क्वेश्चन है। हम अभी आपको लाइट का क्वेश्चन करा दिए, करंट का करा दिए, मैग्नेट का करा दिए। अभी आपको लगातार 2-3 दिन वीडियो में पूरा आपको क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, आप आराम से इसको घर पे बैठ के देख सकते हैं। ठीक है, सब चैप्टर का आपको क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिल जाएगा, आप देख के बस चल जाइए। देखिए इसमें आपको दिखेगा कि कितना सारा क्वेश्चन रिपीट होता है हमेशा, तो आप क्वेश्चन को बस देख के चल जाएगा, आपको बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें से दिख जाएगा कि यही क्वेश्चन आया। क्या बोला है कि दाब का यूनिट क्या होता है। दाब प्रेशर होता है, प्रेशर किसको कहते हैं, फोर्स बटा एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए कहीं है, इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, तो यहाँ पे पास्कल आपको दिख रहा है। तो दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है पास्कल, जिसको क्या बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या बोला कि 36 ओम प्रतिरोध की एक तार को एन एक समान भागों में काटा जाता है और फिर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब प्रभावी प्रतिरोध 1 ओम है, एन का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन है फंसाने वाला। आप इसको कैसे समझनी है कि 36 ओम का प्रतिरोध है जिसको एन एक समान भाग में काटना है। हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्रतिरोध जिसका मान आर है, और इसको एन भाग में काट के समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो एन भाग में आप जोड़ो भी मत, आप दो भाग में काट के जोड़ो। सोचो कि आर प्रतिरोध है, दो बराबर भाग में काट के इसको समानांतर में जोड़ते हैं, तो ये R/2 हो जाएगा। और समानांतर में आप जोड़ेंगे तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि अगर आर प्रतिरोध है, आप दो भाग में का बांट काट के इसको समानांतर में जोड़ते हैं, तो इसका जो प्रतिरोध हो जाता है वो 1/4 हो जा रहा है। तो यहाँ पे कितना प्रतिरोध है 36 ओम। ठीक है, उसको एन भाग में बांटना है। अगर दो भाग में बांटे हैं तो नीचे 4 आया है, तो एन भाग में बांटेंगे तो नीचे एन स्क्वायर आएगा, क्योंकि दो का स्क्वायर 4 होता है। इसका प्रभावी मान बोला 1 है, तो एन स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, तो एन बराबर कितना हो गया 6। देखिए कितना आसानी से बन गया। तो इनका मान पूछा था आपसे, तो कितना आंसर होगा 6। तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ट्रिकी रहता है, दिमाग आपका क्लिक कर गया तो तुरंत बनेगा, नहीं तो फंस जाएंगे। तो यही सवाल को सॉल्व करने में आपको 10-15 मिनट आपको चला जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक आपके लिए हो सकता है। तो ऐसा काम ना करें, बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऑप्शन से बनाना होगा, जो कि आपको डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन आप देख के जाइएगा, तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपका क्लिक हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, लेजर का विस्तारित रूप क्या है, लेजर का फुल फॉर्म होगा पूछा है। देखिए लेजर का होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, याद रखिएगा लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन इसका आंसर होता है। इसके बाद बोला कि एक ए मीटर हमेशा, ए मीटर किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में, श्रेणी क्रम में जाता है। एक वोल्ट मीटर हमेशा ये पैरेलल में जोड़ा जाता है, पैरेलल में, समानांतर में इसको बोल सकते हैं, समानांतर में, और ये श्रेणी में। तो ए मीटर श्रेणी में, समानांतर श्रेणी समानांतर कौन है, डी ऑप्शन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एक बांध में जमे पानी में कौन सी ऊर्जा विद्यमान होती है। ये क्लास में भी आपको बताया गया था। अब बांध में पानी जो होता है वो स्थिर ऊर्जा रखता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक छल्ले से धातु की 5 गेंदें सिल्क के धागे से अलग अलग टंगी हैं। देखिए छल्ला का मतलब मान लीजिए कि छल्ला है, इसमें 5 को गेंद टांगा है, टांग देते हैं हम भी, 5 गेंद टंग गया। ठीक है, नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हम मार्कर का। 5 गेंदें अलग अलग टंगी हैं, बोला कि 1 2 2 5 एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, 1 2 आकर्षित करते हैं, मतलब एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, 1 2 और 2 5। तो अगर 2 पे माइनस है तो इस पे प्लस हो जाएगा, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं लिखा हुआ है। जबकि उल्टा भी आप सोच सकते हैं, जिसको हम प्लस माने उसको माइनस मान लीजिए, जिसको माइनस माने उसको प्लस मान लीजिए, तो भी बात वही होगा। जबकि 1 3, 1 और 3
4 5 एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो एक दिन प्रतिकर्षित कब होगा, जब 3 पे प्लस हो जाएगा। और 4 5 एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो 4 पे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो गेंद 2 पर आवेश के बारे में निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। गेंद 2 के बारे में पूछा है, कौन सा आवेश होगा। तो देखिए अभी हम यहाँ पे प्लस माइनस माने थे, तो यहाँ पे 2 पे माइनस आया। अभी हम उल्टा अगर सोचें, उल्टा अगर हम सोचें, अगर 1 को माइनस मान लें तो ये प्लस हो जाएगा, आकर्षण हो गया। ठीक है। 2 और 5 में आकर्षण था, तो 5 पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 1 और 3 में क्या बोला कि विकर्षण है, तो ये माइनस हो जाएगा। और 4 और 5 में क्या बोला कि प्रतिकर्षण है, तो ये माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो प्लस माइनस दोनों से तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम बताइए दो के बारे में हम क्या कह सकते हैं, दो के पे माइनस होगा कि प्लस होगा। ये तो दोनों कंडीशन के लिए सही है। तो क्या बोला है ऑप्शन में कि 2 के बारे में आपसे बताना क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यह गेंद ऋणावेशित है, यह गेंद उदासीन है, यह गेंद धनावेशित है, ये जानकारी अपूर्ण है, अतः कोई निष्कर्ष नहीं। ये ऑप्शन आप मारिए इसमें। इसमें हम सही जानकारी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों संभव है, दोनों वाला ऑप्शन रहता तो हम मार सकते थे। इसके बाद बोला घरों में प्रयुक्त धारा होती है, जो घर में हम लोग धारा प्रवाहित करवाते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा होता है। इसके बाद है घरेलू परिपथ में सभी युक्तियां 220 वोल्ट पर कार्य करती है, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य यही है कि सभी जो होगा युक्ति वो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे हम, तभी ना वोल्टेज सबको बराबर होगा, क्योंकि सभी 220 वोल्ट पे कार्य करता है। वोल्टेज बराबर कब होता है, समानांतर में। तो इसका सही आंसर होगा समानांतर क्रम। इसके बाद क्या है कि जब विद्युत परिपथ में 100 वाट एवं 40 वाट के दो बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। देखिए दो को बल्ब बोला है, मान लीजिए एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, एक है 100 वाट का, एक है 40 वाट का। ठीक है। अगर दोनों बल्ब को हम जोड़ेंगे तो कौन अधिक चमकेगा। तो आपको ये अंदाजा है कि 100 वाट का जो प्रतिरोध होगा, अगर इसको R1 मान लें और इसको R2 मान लें, तो इसका प्रतिरोध R2 का ज्यादा होगा। भाई कैसे हम बोल रहे हैं, तब प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बटा वी स्क्वायर बटा पी, वी स्क्वायर बटा पी। तो जिसका पावर कम उसका प्रतिरोध ज्यादा। तो R2 देखिए इसका पावर कम है, तो प्रतिरोध इसका ज्यादा होगा, इसका पावर ज्यादा है तो इसका प्रतिरोध कम होगा। अब बोले कौन ज्यादा चमकेगा, तो जिससे हीट ज्यादा निकलेगा, तो देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो धारा तो बराबर ही जाएगा। तो आई स्क्वायर अपॉन आर, जिसका प्रतिरोध ज्यादा वो हीट ज्यादा निकालेगा, तो ज्यादा कौन चमकेगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा यानी कि 40 वाट। सही ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि लंबी धारावाही परिनालिका, परिनालिका आप सुने थे। परिनालिका क्या होता है, कॉइल होता है जो तार को मोड़ के हम लोग बनाते थे गोल गोल। तो एक खाली पाइप पे तार को लपेट के धारा प्रवाहित करते हैं तो उसको परिनालिका कहते हैं। लॉन्ग कॉइल होता है, लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल को हम सोलेनॉइड कहते हैं, जिसको हिंदी में परिनालिका कहा गया है। तो बोला कि धारावाही लंबी धारावाही परिनालिका का चुंबकत्व मध्य में कम होता है। देखिए धारावाही परिनालिका में सब अंदर में होता है, चूंकि ये क्षेत्र बाहर में 0 मानते हैं, और अंदर में सब जगह बराबर होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा, सभी जगह एक समान होता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, एक इलेक्ट्रॉन 2.0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना कूलम हो तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, देखिए बल का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो वी भी साइन थीटा आएगा। यहाँ पे लंबवत बोला है, देखिए लंबवत, लंबवत का मतलब 90 डिग्री हो गया, तो साइन 90 हो गया 1, तो आंसर क्या हो जाएगा क्यू वी बी। अब देखिए क्यू का मान दिया हुआ है, भी का मान दिया हुआ है, अब बी का मान दिया हुआ है। ये तीनों का मान पुट कर लीजिए, आंसर आपको आ जाएगा। अगर हम पुट करना चाहते हैं तो देखो क्यू का मान 1.6 × 10⁻19, भी का मान 2 × 10⁻7 और बी का मान 0.2। तो कितना हो जाएगा, 16 × 2 = 32 × 64, 64 हो गया। 16 × 2 = 32 और 2 × 64। यहाँ पे एक अंक और 2 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है। तो यहाँ पे हम 0.64 कर सकते हैं, गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा,
तो 10 के पावर हो जाएगा -19 और +7 यानी कि -12। तो ऑप्शन आप मिलाइएगा 6 दशमलव, देखिए यहाँ पे अगर हम 64 लिखें, अगर इसको हमको 64 लिख दें तो 64 गुना 10 के पावर -10 हो जाएगा। दो जीरो नीचे जाएगा, दो जीरो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो -14 हो जाएगा, सॉरी 10 12 -2 -14 हो जाएगा। तो 64 गुना 10 के पावर -14। तो ये सही ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला पे आप बैठा के गुना भागा तो कर ही सकते हैं, देख लीजिएगा एक बार अपने से भी। इसके बाद क्या है, किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान। अभी अभी आपको बताए थे कि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो समरूप होता है, एक समान होता है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है। यह 4 किलोवाट 100 वोल्ट पर कार्य करता है। यदि द्वितीयक वोल्टेज 240 वोल्ट है तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान क्या होगा। तो प्राथमिक कुंडली के बारे में आप सोचें। पावर बोला है 4 किलोवाट मतलब 4000 वाट। वोल्टेज कितना बोला है 100 वोल्ट। तो P बराबर क्या होता है VI। तो I बराबर क्या हो जाएगा P बटा V। पावर है 4000, अब वोल्टेज है 100, तो कितना हो गया 40 एम्पियर। तो ये सही आंसर हो गया। अब बाकी देखिए, इसमें धारा पूछा था, बाकी देखिए 80% दे दिया ट्रांसफार्मर का दक्षता, द्वितीयक वोल्टेज 240 वोल्ट। क्या ये दोनों से हमको कोई मतलब था? नहीं। अब बच्चा यहाँ से देख के उसको डराने के लिए दे दिया कि ट्रांसफार्मर का दक्षता क्या होता है। ट्रांसफार्मर का दक्षता का मतलब क्या है कि कोई भी ट्रांसफार्मर अगर हम लगाएंगे तो उसमें जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे वो काम करता है, तो 100% वो एनर्जी का कन्वर्जन नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें लॉस हो जाता है। उसमें हम मान के चलते हैं कि 70 से 80% ही एक ट्रांसफार्मर का दक्षता होता है, एफिशिएंसी होता है। तो ये सब फालतू डाटा है, इसका कोई काम नहीं था। आपको डायरेक्टली इस पे बैठा के आपको धारा निकालना था, आंसर आपका मिल रहा था। तो बहुत सारा क्वेश्चन में आपको ये चीज करना पड़ेगा कि कौन सा फालतू डाटा दिया गया है, हमसे क्या पूछा गया है। नहीं तो क्वेश्चन देख के घबरा नहीं जाना है। ठीक है, पॉलिटेक्निक में कोई भी सवाल भारी नहीं आएगा। जो भी सवाल रहेगा बिल्कुल आपका क्लास में पढ़ा हुआ सवाल मिलेगा, बिल्कुल आसान सवाल रहेगा। क्या कर रहा है, 60 वाट 40 वाट बल्बों को समानांतर में, देखिए सवाल आपको हम बताए थे क्लास में कि दो गो बल्ब दे देगा, समानांतर में जोड़ देगा, श्रेणी में जोड़ देगा, पूछ देगा कि बताइए उसका समतुल्य जो होगा वो थी पावर क्या होगा। तो अगर समानांतर में जोड़ा है तो समानांतर में पावर का फॉर्मूला सीधा सीधा P1 प्लस P2 लगाइएगा समानांतर में। अगर यही श्रेणी में बोलता तब इसका हो जाता P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। ठीक है, जो प्रतिरोध में हम लगाते हैं ना फॉर्मूला, तब प्रतिरोध का ठीक उल्टा सोचिएगा। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ई वाला होता है R1 प्लस R2, समानांतर में ये होता है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि जब पावर जोड़ेंगे तो समानांतर में फॉर्मूला लगेगा श्रेणी वाला, और श्रेणी में लगेगा समानांतर वाला। तो समानांतर में लगाइए, तो 60 40 कितना आंसर हो गया 100। अगर यही यही क्वेश्चन अगर श्रेणी में बनता तो कितना आता, तो 60 गुना 40 2400 अब बटा 100 यानी कि 24 आंसर। देखिए 24 और 100 दोनों है। तो याद रखिएगा कि समानांतर में हम क्या करते हैं, प्रतिरोध का उल्टा लगाते हैं। मतलब पत्र कुल मिला के याद रखिए कि समतुल्य अगर पावर पूछेगा, शक्ति पूछेगा, तो जो प्रतिरोध का फॉर्मूला आप जानते हैं उसका ठीक उल्टा सोच लीजिएगा, काम हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक धारा प्रवाहित सोलेनॉइड के अंदर निहित चुंबकीय क्षेत्र, देखिए तीसरा बड़ी सवाल मिला। एक सोलेनॉइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है। ऑप्शन पढ़िए, सोलेनॉइड के अंदर सिरों पर वृत्तीय होता है। देखिए सोलेनॉइड इसको कहते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो सिरा पे वृत्तीय तो होता है, सही बात है। वृत्तीय परंतु वे एक दूसरे को काटती नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। वृत्तीय होता है लेकिन एक दूसरे को काटता कभी नहीं है। अक्ष के साथ एक दूसरे के समानांतर, अंदर में जो इसका अक्ष है उसके समानांतर भी होता है, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर चारों हो जाएगा। तो है सोलेनॉइड का, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे चेंज करके दिया है और चारों इसका तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर चौथा अनमोल हो गया। इसके बाद क्या है, पृथ्वी से जुड़े एक अनावेशित चालक ए को एक दूसरे आवेशित चालक बी के स्पर्श में लाया जाता है। देखिए एक ये है और एक ये है। ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है। ये बोला अनावेशित है, इसको हम धरती से जोड़ दिए, ये अर्थिंग का सिंबल है। और उसके बाद बी
एक दूसरे आवेशित चालक बी, बी आवेशित है, मान लीजिए धन आवेश है। अब इसको संपर्क में लाना है, तार से जोड़ दीजिए। तो बोला कि अब क्या होगा, आवेश वही रहेगा परंतु विभव घट जाएगा। देखिए अगर आप इसको अर्थिंग से जोड़ देते हैं तो धरती का विभव होता है 0। ठीक है, अगर ये कनेक्शन में आ गया है तो ये आवेश का जो प्रवाह होगा, अगर ये धन आवेश है तो धरती क्या क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऊपर करेगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तब तक करेगा जब तक कि दोनों के बीच के विभव का अंतर बराबर न हो। विभवांतर 0, इसका विभवांतर 0 तो 0 के बराबर ना हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे कि चार्ज का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तब तक होगा जब तक कि सब प्लस खत्म ना हो जाए। आज सब प्लस खत्म हो जाएगा तो इसका विभव कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब आवेश भी 0 होने वाला है और विभव भी 0 होने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे कि बी का आवेश एवं विभव शून्य हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन है। इसके बाद क्या है कि दिए गए परिपथ में ए तथा बी के बीच प्रतिरोध आपको बताना है। तो ये तो देखिए 5 को दिखा, 5 को देखने के बाद आपको वी टेस्ट याद आना चाहिए। 2/4 1/2 आ रहा है, 3/6 1/2 आ रहा है। ये अनुपात बराबर है, बीच वाला खत्म हो गया। 3 2 5 6 4 10। तब 5 और 10 को समानांतर में जोड़ना पड़ेगा। 3 2 5 श्रेणी है, 6 4 10 समानांतर है। तब 5 गुना 10/15, 5 3 15, 10/3। सही आंसर कौन है, ए। देखिए एक लाइन का ही सवाल है, आपको वी टेस्ट में पढ़ाए थे, आप देखिएगा आपको याद आ जाएगा। जब ये रेशियो बराबर होता है तो बीच वाला हटा देते हैं, बाकी श्रेणी है, ई श्रेणी है, आपस में समानांतर है। इसके बाद क्या बोला है कि 2 ओम के प्रतिरोध एक त्रिभुज पर व्यवस्थित किए गए हैं। जैसे एक त्रिभुज है, इसमें 3 को प्रतिरोध है, सबका वैल्यू 2 2 ओम है। ठीक है, किन्हीं दो शीर्ष के बीच में प्रतिरोध, किसी भी दो शीर्ष के बीच में प्रतिरोध बोला था। 2 2 4, 4 के साथ 2 समानांतर, तो 4 2 8/6। कितना हो जाएगा आंसर, 4/3। तो कौन सा आंसर हो गया, ये वाला हो गया। एक विद्युत पंखा 50 वाट चिन्हित प्रति 20 घंटे प्रचालित होता है। 30 दिन तक प्रचालित करने से खपत। देखिए ऐसा सवाल हम ऊपर किए हैं, तो आप यूनिट निकाल लीजिएगा। आप किलोवाट आवर का दर दे दिया 2 रुपया, तो बोला कितना पैसा खर्चा होगा। देखिए बता देते हैं फिर से, एक बार आपको सीखने का मौका मिलेगा। देखिए 50 वाट का पंखा है, एक विद्युत पंखा 50 वाट चिन्हित है, प्रतिदिन 20 घंटा चल रहा है, 30 दिन तक चलाना है। कितना ऊर्जा, पहले तो एनर्जी लिखेंगे। तो एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम। पावर कितना है, 50 वाट। इसको किलोवाट में बदलना है, 1000 से भागा दीजिए। टाइम कितना है, 20 घंटा। प्रतिदिन इसको चलाना 30 दिन, तब 20 गुना 30 दिन हो गया। तो यहाँ पे 0 से 0 खत्म, 0 से 0, 0 0 खत्म। 3 दूने 6 5 30, यानी कि एनर्जी कितना है, 30 किलोवाट आवर आया। ठीक है, एक दिन में कितना है, 1 किलोवाट आवर का दाम 2 रुपया है, तो 30 का कितना हो जाएगा, 30 गुना 2 60 रुपया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 20 डिग्री सेल्सियस पर 2 मीटर लंबाई वाले तार, एक धातु के तार का प्रतिरोध 40 ओम है। यदि तार का व्यास 1 मिलीमीटर है तो इसका तापमान, तो इस तापमान पर धातु की प्रतिरोधकता क्या होगी। आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा ए। तो रो पूछा है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता रो होता है, तो क्या हो जाएगा RA/L। देखिए प्रतिरोध कितना दिया, 40। एरिया, एरिया होता है πr²। तो तार का व्यास है 1, तो उसका 1 मिलीमीटर, तो उसका आधा हो जाएगा 1/2। तो 1/2 गुना 10 के पावर -3 हो जाएगा मीटर में। ये त्रिज्या हो गया, तो πr² होता है ना, तो इसका स्क्वायर और गुना 22/7। अब बटा में लंबाई, लंबाई कितना है, 2 मीटर। इसको सोल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। इसके बाद क्या है, एक विद्युत फ्यूज तार फ्यूज के लिए क्या महत्वहीन है। देखिए जो विद्युत फ्यूज होता है ना, उसके लिए त्रिज्या का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका त्रिज्या का कोई वैल्यू नहीं होता है। कैलकुलेट करके हम बता रहे हैं, कैलकुलेट कीजिएगा तो इसमें त्रिज्या पे डिपेंड नहीं करेगा। देखिए एक अगला क्वेश्चन क्या है, एक आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम, विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट वाले एक सेल 3.9 ओम प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। सेल द्वारा 5 मिनट में दी गई ऊर्जा कितनी होगी। देखिए एक सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया है, इसका बाह्य प्रतिरोध भी दिया है। 3.9 बाहर वाला है, 0.1 अंदर वाला है। वोल्टेज है 2 वोल्ट। बोला कि 5 मिनट में कितना ऊर्जा देगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, प्रतिरोध 3.9 प्लस 0.4 ओम हो गया। वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट हो गया। तो धारा क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2। धारा का मान कितना, 1/2 एम्पियर है।
तो एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी या जिसको हीट बोलते हैं उष्मा, तो आई स्क्वायर आर लिखेंगे। आई स्क्वायर आर 5 मिनट में, तो समय भी लिखना पड़ेगा। आई का स्क्वायर 1/4, प्रतिरोध 4 गुना समय 5 मिनट, 5 मिनट का मतलब 300 सेकेंड, तो 4 4 खत्म, 300 जूल का एनर्जी देगा। तो सही आंसर बी है, फार्मूला बैठाइए आंसर आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, 36 ओम प्रतिरोध के तार को एन एक समान भागों में काटा जाता है और फिर समान, देखिए क्वेश्चन ऊपर हम करवाए हैं, ठीक है ना, इसको आप अपने से देखिए कि कैसे बनाए थे, याद कीजिए, अगर बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर आप वीडियो को पीछे जाके देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रॉकेट संरक्षण, देखिए कुछ क्वेश्चन दूसरा चैप्टर का भी आया हुआ है, कोई बात नहीं है, अभी हम अगला वीडियो से आपको सबका मिला के करवाएंगे, हर चैप्टर का उसमें आएगा क्वेश्चन। रॉकेट संरक्षण का सिद्धांत किस पर काम करता है, तो संवेग संरक्षण होता है, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। एक कुल आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये भी क्वेश्चन ऊपर कराया गया है, आप बना के इसको देखिए, इसका आंसर ये आया था, आपसे फिर आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है, पीछे करके देखिए आपको मिलेगा। 360 कूलम आवेश 2 मिनट तक प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, कितना आवेश प्रवाहित हुआ 360 कितना मिनट में, 2 मिनट, तो 2 गुना 60, तो 0 0 खत्म, 6 दूना 12 3 36, कितना आ गया 3 एम्पियर। 12 ओम प्रतिरोध से 18 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, तो ऊर्जा धारा का प्रवाह, तो आई बराबर भी बटा आर, भी कितना है 18/12, 18 3/2, 1.5 एम्पियर। ये सब सवाल बहुत ही आसान है, लेजर ऊपर बता ही दिए थे, पहला ही ऑप्शन है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन, देखिए सब रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम चुंबकीय बल देता है, दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा देता है, तो बोला कि बाएं हाथ के नियम से कौन संबंधित नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र है, धारा है, बल है, कौन नहीं है, प्रतिरोध, तो ये सही आंसर यही हो जाएगा, प्रतिरोध, कौन संबंधित नहीं है पूछा है, तो प्रतिरोध का संबंध नहीं होता है। ये भी सवाल आया था, ए मीटर को श्रेणी क्रम में, एक वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में, ये भी सवाल ऊपर आया था। डायनेमो क्या करता है, डायनेमो का काम है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलेगा, तो ऊर्जा का परिवर्तक है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जरमक के रूप में होता है, अल्ट्रावायलेट का हम पराबैंगनी का प्रयोग करते हैं कीटाणु को मारने में। एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है, उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए, देखिए एक डुप्लीकेट है, एक ओरिजिनल है, तो उसको पहचानने के लिए हम किस विकिरण का उपयोग करते हैं पूछा गया है, तो उसके लिए हम एक्सरे का प्रयोग करेंगे, उसका लैटिस स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम उसका एक्सरे का प्रयोग करके पता कर सकते हैं। इसके बाद है जड़ता, जड़ता मतलब इनर्सिया, किसके माप होता है, जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान का माप देता है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग की अनुप्रस्थ होती है। इसके बाद किसी तार का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है, पर तार का प्रतिरोध अभी सवाल आया था, आर्द्रता पर नहीं करेगा। 30 वोल्ट के विभवांतर 10 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा आई बराबर भी बटा आर, वोल्टेज 30, धारा वो प्रतिरोध 10, 10 के 30, 3 हो जाएगा एम्पियर। 5 ओम 10 ओम 15 ओम के तीन प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध होगा, आप फार्मूला लगा लीजिएगा 1/आर इक्विवेलेंट बराबर 1/R1, तो यानी कि 5 + 1/10 + 1/15। सॉल्व कीजिए, ये भी सवाल आया हुआ था पहले भी। बाद में जमा पानी भी था स्थितिज ऊर्जा, कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, मोटर बदलता है, मोटर में विद्युत धारा देते हैं, वो पंखा घूमता है, तो विद्युत धारा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है, 1 किलोवाट घंटा कितना कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करेगा, तो एनर्जी या जिसको ऊष्मा कर रहे हैं पावर इंटू टाइम हो जाएगा। पावर कितना हो गया, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, गुना 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड, यानी 36 × 10⁵ जूल हो गया। कैलोरी में पूछा है, तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, तो इसको 4.18 से भागा दे दीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, 4 वोल्ट की एक बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जो बैटरी से प्रवाहित धारा श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो 3 1 4 हो गया, वोल्टेज भी 4 है, धारा कितना हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। डायरेक्ट बी बराबर आई आर, आई बराबर वी बटा आर,
आई बराबर वी बटा आर। तो भी कितना 4, प्रतिरोध भी 3 1 4 4 4 कट गया 1 एम्पियर। वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान क्या होगा? अगर वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, देखिए वोल्ट मीटर अगर आदर्श है तो इसका प्रतिरोध अनंत होता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आई बराबर क्या होगा वी बटा आर, और वी बटा आर अनंत हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा, तो इसका शून्य मारेंगे हम। किसी इंजन की शक्ति एक हो सकती है, इसका तात्पर्य अभी अभी बताए थे 746 जूल पर सेकंड है इसका मतलब। इसके बाद 210 वाट के विद्युत बल्ब 5 मिनट में कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करेगा? तो ई बराबर पावर इंटू टाइम। पावर दे दिया है 210 गुना टाइम है 5, तो 5 गुना 60 गुना कर लीजिए, जूल में आ जाएगा आंसर। लेकिन कैलोरी में पूछा है तो कैलोरी में 4.18 से भागा दे दीजिएगा, कैलोरी में आ जाएगा। निम्नलिखित में किसकी कार्यप्रणाली विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे कौन सा काम करता है? वो काम करता है ट्रांसफार्मर। 36 ओम के प्रतिरोध को एक यूनिट, देखिए तीसरा बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर 6 आया था, देख लीजिएगा आप। तीन प्रतिरोध एक त्रिभुज एबीसी बनाते हैं, ए बी बी सी और एसी में क्रमशः 20 30 और 50 ओम है। एसी के समतुल्य प्रतिरोध देखिए, नाम है ए बी सी, ठीक है। क्या बोला है? ए बी बी सी और एसी में क्रमशः, तो ए बी में कितना 20, तो ए बी जो आपको दिख रहा है, ए बी जो आपको दिख रहा है इसमें जो प्रतिरोध है ए बी में 20 का है, बी सी में 30 का है, एसी में 50 का है, ठीक है। ये तीन प्रतिरोध हम दिखा दिए। बोला कि एसी से समतुल्य प्रतिरोध, मतलब ए और सी के बीच में आपको बताना है कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा था। 30 20 50, 50 50 25, कौन सा आंसर हो गया 25। 30 20 50 श्रेणी में, 50 50 समानांतर में। एक विद्युत प्रेस उष्मा, एक विद्युत प्रेस में उष्मा अवयव इसका बना होता है। जो विद्युत प्रेस का मतलब जो आयरन होता है, आयरन जिसपे हम कपड़ा जिसपे हम प्रेस करते हैं, बोला कि उसमें जो अवयव होता है वो कौन होता है, तो उसमें नाइक्रोम का तार होता है। 3 2 ओम प्रतिरोधक एक त्रिभुज पर स्थापित किए गए हैं, किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रतिरोध बताइए। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके, 2 3 बार कर चुके, तो आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, एक विद्युत वाहक बुलबुला 2 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है वाला एक सेल 3.9 प्रतिरोध से जोड़ा है, 5 मिनट में सेल। ये भी क्वेश्चन ऊपर किया गया है, आप बना के देखिए, अब नहीं बनता है पीछे जाके वीडियो का सोल्यूशन देखिए। 20 वोल्ट विभवांतर से जुड़े 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड उत्पाद कितना होगा? देखिए वोल्टेज कितना बोला 20 है, आर कितना बोला 4 है, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा 20/4 यानी कि 5। बोला कि बताइए प्रति सेकंड कितना उष्मा उत्पन्न करेगा, तो एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर। आर आई स्क्वायर 25 हो गया, और आर का वैल्यू कितना था 4, तो 25 को 100 जूल हो गया, ठीक है। तांबे के एक विशेष टुकड़े को न्यूनतम प्रतिरोध के एक चालक का आकार देना है। तांबा का एक विशेष टुकड़ा है जिसमें न्यूनतम प्रतिरोध हमको देना है चालक के लिए, इसका लंबाई और व्यास क्रमशः होना चाहिए। तो देखिए व्यास इसका ज्यादा होना चाहिए, लंबाई कम होना चाहिए, क्योंकि व्यास ज्यादा होगा तो त्रिज्या ज्यादा होगा, त्रिज्या ज्यादा होगा तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा। अब प्रतिरोध के बारे में आप जानते हैं कि आर का वैल्यू 2L/A होता है, तो एरिया जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना कम। तो आपसे क्या बोला है कि न्यूनतम प्रतिरोध देना है, यानी कि एरिया इसका महत्तम चाहिए। एरिया महत्तम कब होगा, जब त्रिज्या महत्तम होगा। त्रिज्या महत्तम कब होगा, जब इसका व्यास डी महत्तम होगा। तो बताइए तीनों में डी महत्तम किस में है, 2D है, तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज का ये खत्म हो गया। देखिए आपको हम लाइट पूरा करवा दिए हैं, ठीक है। 10 15 क्वेश्चन बाकी होगा तो उसको भी देख लेंगे हम, आप बना भी सकते हैं उसको। लाइट से आपको सवाल आएगा कम से कम 10 से 15। टोटल क्वेश्चन फिजिक्स का कितना है 30, 10 से 15 क्वेश्चन हर साल दिख रहा है लाइट से, तो आप कम से कम 10 तो मान ही सकते हैं, 10 से 15 के बीच में रहेगा। उसके बाद करंट से कम रहेगा 5 से 8 सवाल करंट से, ठीक है। जनरली जो दिख रहा है प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम बोल रहे हैं, तो करंट का भी करा दिए। मैग्नेट से भी आपको रहेगा 4 से 5 सवाल, तो मैग्नेट करंट और लाइट तीनों मोटा मोटी करवा दिए। मतलब 30 क्वेश्चन में आप समझ लीजिए कि 20 से 25 क्वेश्चन इसी के बीच से रहेगा। 20 से 25 क्वेश्चन आप बनाने के लिए तैयार हैं। अब बाकी जो 5 से 10 क्वेश्चन बच रहा है,
इस 5 से 10 क्वेश्चन को करने के लिए आपके लिए हम अगला सीरीज में इसका वीडियो लेके आ रहे हैं, जो बाकी चैप्टर जितना भी बचा हुआ है उसका हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बस आप बने रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।